नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र द्विवेदी। आप सभी का कुशाग्र इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हमें रीवा पन्ना के पठार का अध्ययन करना है। इसमें भी हम इसके अक्षांश देशांतर की स्थिति देखेंगे। इसके बाद यहाँ क्षेत्रफल, फसल, नदियाँ, खनिज, वनस्पति, उद्योग, पर्यटन, यहाँ की वर्षा, मिट्टियाँ, ये सब हम यहाँ देखेंगे। और अभी तक हम मध्य भारत के पठार, बुंदेलखंड के पठार और मालवा के पठार को कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम अपने वीडियो पर आते हैं। पहले हम इसको एमपी के मानचित्र पर इसको स्पष्ट करेंगे कहाँ रीवा पन्ना का पठार आपका स्थित है। इसके बाद हम वही सब चीज़ें, इसकी स्थितियाँ देखेंगे, अक्षांश देशांतर देखेंगे और क्षेत्रफल और बाकी सभी आयामों पर चर्चा करेंगे। पहले हम आपको मानचित्र पर स्पष्ट कराने का प्रयास करेंगे कि रीवा पन्ना का पठार कहाँ है। देखिए आप, ये आपका कल बुंदेलखंड का पठार था, ठीक है, और यहीं से आपका रीवा पन्ना का पठार बनेगा, ठीक। और ये यहाँ से आपका क्या था, आपका मालवा का पठार था। तो ये जो पठार है आपका, इस पठार को हम क्या कहेंगे, इसी को कहेंगे हम रीवा पन्ना का पठार। ठीक, ये आपका रीवा पन्ना का पठार है। इसके हम क्षेत्रफल की बात कर दें कि रीवा पन्ना का पठार क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से कितना है, तो हम इसका क्षेत्रफल भी देखेंगे और इसकी स्थिति भी देखेंगे। अक्षांश देशांतर पर कितनी स्थिति है इसकी, और ये रीवा पन्ना का पठार किससे निर्माण हुआ है, यहाँ वर्षा कितनी होती है, फसल कौन सी होती है, इन सबको हम यहाँ देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्थिति पर चर्चा करते हैं कि रीवा पन्ना पठार की आपकी भौगोलिक स्थिति क्या होगी। ठीक, तो लिखेंगे आप 23 डिग्री 10 मिनट से 25 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, तथा इसके बाद हम क्या देखते हैं, अक्षांश के बाद इसके बाद हम देखते हैं पूर्वी देशांतर कितना है। तो आप लिखेंगे 78 डिग्री 4 मिनट से आपका 82 डिग्री 18 मिनट पूर्वी देशांतर, 82 डिग्री 18 मिनट पूर्वी देशांतर। इसके बाद हम देखते हैं इसी में, यदि आपको अक्षांश देशांतर याद नहीं रहते हैं तब इसको आप कहाँ बताओगे कि मध्य प्रदेश में ये कहाँ स्थित है। तो उसके लिए लिखोगे ये मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व में है, ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है और यहाँ पूर्व है। तो इसको उत्तर पूर्व भी, मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व भी आप कह सकते हैं। तो क्या लिखोगे आप, यह पठार प्रदेश के उत्तर पूर्व भाग में है। यह पठार मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व में या उत्तर पूर्व भाग में स्थित है। ठीक, और चाहो तो इसको और इसकी स्थिति स्पष्ट करने के लिए आप लिख सकते हो बुंदेलखंड के पठार के दक्षिण पूर्व में। बुंदेलखंड का पठार कहाँ है, ये जो है आपका, ये क्या है, ये आपका बुंदेलखंड का पठार है। कटोरा नुमा आकृति जो बन रही है, यही क्या है, आपका बुंदेलखंड का पठार है। तो बुंदेलखंड के पठार के दक्षिण पूर्व में भी स्थित है, इसको ऐसा कहा जा सकता है। और यहाँ आपका क्या है, यहाँ आपका पूर्वी या क्या है, बघेलखंड का पठार है। तो पूर्वी पठार के कहाँ दिख रहा है आपको, पूर्वी पठार के या बघेलखंड पठार के क्या कह सकते हो आप, पश्चिम में स्थित है। इसको थोड़ा सा और अभी आप करेंगे तो इसके पश्चिम में स्थित है। तो आप क्या लिखोगे, इसके अलावा इसको और कैसा लिख सकते हैं, इसको लिखोगे आप बुंदेलखंड पठार के दक्षिण पूर्व में स्थित है, या बुंदेलखंड पठार के
बुंदेलखंड पठार के दक्षिण पूर्व में स्थित है। ठीक, इतना आपको स्थित है, पर्याप्त है इसकी लोकेशन बताने के लिए रीवा पन्ना के पठार के संबंध। इसके बाद हम इसके क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 31,954 वर्ग किलोमीटर है और प्रतिशतता में देखेंगे तो 10.38% है। तो क्या लिखेंगे क्षेत्रफल में यहाँ 31,954 वर्ग किलोमीटर है। और यदि आपको 31,954 वर्ग किलोमीटर याद करने में दिक्कत जा रही है तो प्रतिशतता में भी आप इसको याद रख सकते हैं। 10.38% क्या है, ये क्षेत्रफल है। बुंदेलखंड 7.7% और मध्य भारत का पठार 6.68%, 10.68%। ये आपका क्या था, बुंदेलखंड आपका मध्य भारत का पठार था और ये आपका मालवा का पठार है। और सबसे छोटा पठार होगा आपका बघेलखंड का पठार, या इसको आप पूर्वी पठार भी कहते हैं। तो अभी तो हम रीवा पन्ना के पठार पर हैं, तो 31,954 वर्ग किलोमीटर या 10.38% इसका क्या रहेगा, क्षेत्रफल रहेगा। अब हम देखेंगे रीवा पन्ना पठार का निर्माण कैसे हुआ है। तो यहाँ विंध्य शैल समूह के अपर्दन से इसका निर्माण हुआ है, साथ ही यहाँ कडप्पा या कडप्पा शैल समूह भी पाए गए हैं। तो दोनों चीजें ही हम यहाँ स्पष्ट करेंगे। लिखेंगे आप निर्माण, क्या लिखोगे, निर्माण, यानी रीवा पन्ना पठार का निर्माण किससे हुआ। तो लिखोगे यहाँ पर विंध्य शैल समूह के अपर्दन से हुआ। विंध्य शैल समूह के अपर्दन से हुआ है तथा यहाँ कुड़प्पा शैल समूह भी पाए जाते हैं। कुड़प्पा शैल समूह पाए जाते हैं। यही कुड़प्पा शैल समूह में पन्ना का रेंज आता है, पन्ना जलाता है, जिसमें जहां आपको हीरे वगैरह मिलते हैं। कुड़प्पा शैल समूह में ही हीरे पाए जाते हैं और विंध्य शैल समूह में आपके चूना पत्थर वगैरह पाए जाते हैं। तो यहाँ कुड़प्पा शैल समूह पाए जाते हैं, यहाँ कुड़प्पा शैल समूह भी पाए जाते हैं। क्लियर। तो ये आपको यहाँ इसका निर्माण भी हो गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट रख लें। इसके बाद हम यहाँ देखेंगे कौन कौन से जिले रीवा पन्ना के पठार में आते हैं। अब आपको रीवा पन्ना के पठार में जिले पढ़ते समय, क्योंकि अभी रीवा से ही टूटकर आपका मऊगंज जो जिला बना है 53वां, उसको भी आपको ध्यान रखना होगा। और रीवा संभाग में अब सबसे बड़ा जो जिला की बात आएगी तो वो सतना हो जाएगा, क्योंकि रीवा से ही टूटकर बना है आपका मऊगंज जिला। तो अभी आप लिखेंगे जिले, और जब तक नहीं बनता है तब तक आप नहीं लिखेंगे। जैसे ही जिस दिन घोषणा तो हो गई है, पर जिस दिन बनता है उसी दिन से आप उसको जिले के रूप में लिखेंगे। हमने मऊगंज जिले के बारे में भी बताया है, किन 4 क्षेत्रों से मिलकर बना है आपका। अगला हेडिंग डालेंगे आप यहाँ जिला। लिखें आप जिला। जिला में लिखेंगे आप रीवा से मऊगंज नया जिला बना, यानी रीवा तो है इसमें, लिखोगे आप इसी, ताकि आपको मऊगंज जिला रीवा से एक नया जिला मऊगंज बना। अच्छा, इस पॉइंट लिखने से फायदा क्या है, आपको रीवा तो लिखना है इसमें जिले में, साथ में आपको मऊगंज भी स्पष्ट रहेगा और बाद में इसको आप अपडेट भी कर लेंगे। तो रीवा हो गया, और कौन सा जिला इसमें है, सतना है, पन्ना है, दमोह है, इन सब का
संपूर्ण भाग या इन जिलों का संपूर्ण भाग किसमें रहेगा? रीवा पन्ना के पठार में रहेगा। इसके बाद कुछ जिले वो रहते हैं जिसका कुछ भाग रहता है, जैसे आपका कटनी सीधी है ना, सागर भी आपका इसमें कटनी सीधी सागर जिले की रहली व बंडा तहसील, बंडा तहसील है, इसमें शामिल होंगी, आपकी रीवा पन्ना के पठार में शामिल होंगी। अब हमें देखना है यहाँ की जलवायु। तो जलवायु यहाँ की कैसी रहेगी? हमने जब आपको मध्य भारत का पठार पढ़ा रहे थे, आपको बुंदेलखंड का पठार बता रहे थे, और हम कहा था कि रीवा पन्ना का पठार, ये तीनों ही पठार मध्य प्रदेश के उत्तर की तरफ पड़ते हैं, और इन तीनों का ही क्लाइमेट समान है। और यहाँ तो बिल्कुल स्पष्ट ही महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु होती है, क्योंकि गर्मियों में यहाँ साधारण ठंड और ठंड में अत्यधिक ठंड देखने को मिलती है। यही महाद्वीपीय प्रकार है, क्योंकि मध्य प्रदेश के संदर्भ में हमने लिखाया है कि ठंडियों में अधिक ठंड और गर्मियों में अधिक गर्मी। ठीक, तो यहाँ की आप जलवायु कैसे याद रखेंगे कि मध्य प्रदेश के तीनों पठार, यानी रीवा पन्ना का पठार, बुंदेलखंड का पठार और मध्य भारत का पठार, ये तीनों ही पठार मध्य प्रदेश के उत्तर की तरफ है, और तीनों की ही जलवायु क्या है? आपकी महाद्वीपीय प्रकार की है। लिखेंगे जलवायु लिखेंगे ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्म, ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्म तथा शीत ऋतु में अत्यधिक ठंड पड़ती है। और इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु, महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु। ठीक, ये हो गई आपकी यहाँ की जलवायु। जलवायु के बाद हम यही देखेंगे वर्षा। यहाँ वर्षा कितनी होती? तो वर्षा यहाँ 125 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती। जैसे ही आप इसके पूरब की तरफ और दक्षिण की तरफ आओगे तो वर्षा 125 सेंटीमीटर आपको मिलेगी। तो क्या लिखोगे आप? वर्षा। और वर्षा कितना है यहाँ? औसत वर्षा 125 सेंटीमीटर है। तो लिखेंगे आप औसत वर्षा 125 सेंटीमीटर है। ये आपकी वर्षा हो गई। अब यहाँ हमें देखना है कौन कौन सी वो नदियाँ हैं जो रीवा पन्ना के पठार से होती हुई बहती हैं। ठीक, तो आप सब हेड डालेंगे नदियाँ। देखो नदियाँ नहीं पड़ी अभी नहीं, फिर भी आपने नदियों को जान लिया है कौन सी नदियाँ कहाँ से बहती है और उनका उद्गम स्थल कहाँ है। पहली रिवर देखेंगे आप यहाँ केन रिवर, ये इसी पठार से होकर बहती है। ठीक, और केन रिवर का हमने उद्गम क्या बताया था? कैमूर पहाड़ी कटनी। तो वो आप सबको यहाँ लिख ही लेना है, उनकी लंबाई और कुछ अन्य तथ्य जब हम रिवर के टॉपिक में होंगे तो डिटेल से वहाँ बताएंगे। यदि यहाँ नदी पढ़ाने बैठेंगे तो काफ़ी समय हमारा चला जाएगा और वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो केन हो गया, कैमूर पहाड़ी आपकी कटनी। इसके बाद यहाँ से टॉन्स नदी बहती है। टॉन्स नदी का उद्गम कहाँ है? ये आपका मैहर में कैमूर पहाड़ी के तमसा नामक कुंड के जलाशय से हुआ है। तो सतना जिला ही अभी आप ध्यान रखें, और क्योंकि मैहर से निकली है, मैहर जो जिला है वो प्रस्तावित है। तो आप यहाँ लिखेंगे टॉन्स हो गई, केन हो गई, और इसके बाद यहाँ सुनार, ये भी आपके सतना से ही है। सुनार के बाद यहाँ है आपका
बीहड़ रिवर हो गई, बीहड़ रिवर भी सतना के अवन पाटन से निकली हुई है। बीहड़ के बाद ब्योरमा और महाना, ये छोटी छोटी रिवर है जो आपके इसी रेंज से बहती हैं। बिछिया रिवर आपको पता हो, इसके रीवा शहर इसके किनारे है या रीवा शहर है। अब इस पर भी ध्यान रखना है क्योंकि जब रीवा टूटेगा महूगंज जिले में तो फिर इन पर ध्यान रखना पड़ता है कि ये किस पोर्शन में रहेंगी, ये कि महूगंज जिले में पड़ रही है कि रीवा जिले में पड़ रही है। तो जब तक आपका रीवा जिला पूर्णतः नहीं बना जा रहा है तब तक आप वेट रखेंगे, और जब आपका क्लियर हो जाएगा तो हमारी जो करंट अफेयर की क्लास होगी वहाँ इसको स्पष्ट रूप से किया जाएगा। अभी तो आप देखें ये जो इतनी रिवर हैं वो यहाँ से रीवा पन्ना के पठार से क्या होती हैं, बहती हैं। आप मिट्टी देखेंगे, यहाँ मिट्टी कौन सी पाई जाती है, तो यहाँ भी मिश्रित मिट्टी ही पाई जाती है। ठीक, और मिश्रित में भी देखा जाए तो यहाँ लाल व काली मिट्टी ही रहेगी। तो लिखें आप मिट्टी। लिखेंगे आप मिट्टी। मिट्टी में क्या लिखेंगे आप, मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। मिश्रित मिट्टी, और मिश्रित मिट्टी के नीचे आप लिख लेंगे लाल व काली। ठीक, अब इसके बाद हम यहाँ देखेंगे फसलें, कौन कौन सी फसलें यहाँ होती है। प्रमुख रूप से तो यहाँ गेहूँ होता है, फिर भी यहाँ प्रमुख रूप से यहाँ गेहूँ होता है। जैसे आप पूरब की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ चावल की खेती ज़्यादा होती है। क्यों होती है कि चावल को पानी ज़्यादा चाहिए पड़ता है, और पूरब की तरफ आप बढ़ते हैं तो 125 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होने लगती है। जब मानसून के टॉपिक पर रहेंगे हम एमपी के तो और ज़्यादा चीज़ें स्पष्ट करेंगे। क्या लिखना है हमें आपको, फसलें। फसलें, फसलें में लिखेंगे आप यहाँ इस क्षेत्र में प्रमुख गेहूं है, लिखेंगे जैसा हम लिखा रहे हैं। इस क्षेत्र में प्रमुख तो आपकी क्या है, गेहूं है, तथा पूरब की तरफ यानी पूरब दिशा की तरफ बढ़ेंगे आप रीवा पन्ना के पठार के, या ऐसा लिखेंगे पूर्वी भाग में चावल, क्योंकि यहाँ वर्षा बढ़ती है पूरब की तरफ आप बढ़ेंगे, इसके पूरब की तरफ बढ़ेंगे तो पानी बढ़ेगा, इसलिए पूर्वी भाग में चावल की खेती होती है। ये होगी फसल। फसल के बाद देखेंगे यहाँ खनिज, तो खनिज देख लें आप यहीं इसी में खनिज। अब बिंद शैल समूह है यानी चूना पत्थर तो यहाँ है ही, तो लिखेंगे आप चूना पत्थर। यहाँ खनिज में क्या निकलता है, चूना पत्थर, और चूना पत्थर है और कहाँ मिल रहा है चूना पत्थर, सतना में। ठीक, तो चूना पत्थर हो गया। और क्या है यहाँ खनिज के रूप में, तो आप देखेंगे हीरा। हीरा कहाँ देखने को मिल रहा है आपको, वो पन्ना में मिल रहा है आपको। ठीक, तो हीरा हो गया क्योंकि पन्ना में ही हीरा निकलता है और मध्य प्रदेश का इसमें एकाधिकार भी है। इसके बाद जिप्सम और जिप्सम है, जिप्सम और कोरंडम, जिप्सम और कोरंडम, ये आपके दोनों जो हैं रीवा में है। जहाँ जहाँ रीवा भी लिखा जा रहा है, जब वो जिला बन जाएगा तो आप उस चीज़ों को स्पष्ट रखेंगे। ठीक, इसके बाद गेरू। गेरू जो है ये आपका सतना में है। ठीक, तो ये आपको कुछ खनिज याद रखने और एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ वनस्पति। तो वनस्पति में उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन, ठीक है, या मानसूनी पर्णपाती वन। जब आप सभी सातों पठारों को पढ़ जाओगे इसके फिजिकल डिवीजन को, इसके बाद आपको एमपी पढ़ना आसान रहेगी, क्योंकि आपको बहुत सारी भौगोलिक चीज़ें स्पष्ट पहले से ही होंगी। आपको नदियाँ स्पष्ट हैं, आपको खनिज स्पष्ट है, आपको वन की स्थिति पता है, फसलों की स्थिति पता है, मिट्टियाँ पता हैं, वर्षा पता है, टेम्परेचर पता है ना, आपको लोकेशन भी क्लियर है। तो आपको जब एमपी पढ़ते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी होती है। इसलिए इन 7 जो आपके लेक्चर सभी डलेंगे आपके पठारों के, इनको आप बहुत अच्छे से नोट्स बनाएं, खुद अपने हाथ से
एमपी का मानचित्र को क्या करेंगे आप ड्रॉ करेंगे। लिखेंगे वनस्पति, वनस्पति कौन सी है यहाँ लिखें आप उष्ण कटिबंधीय मानसूनी पर्णपाती वन। ठीक, अब क्या कौन कौन से यहाँ होते हैं तो आप देखेंगे यहाँ आपके सागौन, बांस, ठीक है ना। बांस के बाद आप देखेंगे यहाँ सेमल, तेंदू, सनई घास। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ साल भी है, नीम भी है, बाकी आदि सभी हैं। ये हो गया आपकी वनस्पति। अच्छा, वन क्षेत्र कितना है, अब वन भूमि कितनी है यहाँ, या भूमि वनों किसके अंतर्गत आती है तो लिखेंगे भूमि वन। भूमि वन यहाँ 30 से 40% क्षेत्र में भूमि वन है। सबसे कम आपको कहाँ देखने को मिल रहा था, आपको मालवा वाले रीजन में दिख रहा था। देखो यहाँ आपको 20 से 27%, यहाँ 14.3%, यहाँ आपका 8.3%, यहाँ आपका 30 से 40% वन क्षेत्र आपको देखने को मिल रहा है। अब आपने वन देख लिए, आपने खनिज फसल देख ली। अब इसके बाद हम क्या देखते हैं, उद्योग भी इन्हीं पर क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। जो हमें फसल मिली, फसल हुआ, खनिज हुआ, है ना, फसलें हुई, इन्हीं आधारों पर उद्योग प्रायः देखने को मिलता है। देखेंगे उद्योग। अब जब हमें चूना पत्थर मिल रहा है, गेरू मिल रहा है, तो यहाँ क्या देखने को मिलेगा, सीमेंट उद्योग मिलेगा। हमें हीरा देखने को मिल रहा है तो पन्ना में हीरा तराशने का उद्योग देखने को मिलेगा। यानी हमें खनिज और वनस्पतियों से ही बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं। तो कुछ चीज़ें जब आप उद्योग पढ़ने बैठोगे तो आपको कुछ ना कुछ पहले से पता होगा, इसलिए इन 7 पठारों को हम डिटेल से यहाँ पढ़ाते हैं। क्या लिखोगे आप यहाँ उद्योगों में, सीमेंट उद्योग, सीमेंट उद्योग कहाँ है, सतना में है। लिखोगे आप हीरा तराशने का उद्योग, हीरा तराशने का उद्योग कहाँ होगा, पन्ना में होगा। ठीक, प्रमुख रूप से यही 2 उद्योग यहाँ हैं। अब इसके बाद देखेंगे हम पर्यटन कि यहाँ क्या क्या घूमने लायक जगह है। कहाँ, रीवा पन्ना के पठार। तो मैहर है, मैहर सतना जिले के अंतर्गत लिखा जाएगा। इसके बाद यहाँ बहुत सारे क्या है, पर्यटन जलप्रपात बहुत सारे हैं। तो आप लिखेंगे यहाँ पहला क्या लिखेंगे, चित्रकूट, सतना। चित्रकूट कहाँ है, चित्रकूट आपका सतना में है। और क्या है, मैहर का शारदा मंदिर, मैहर का शारदा मंदिर। मैहर का शारदा मंदिर किस जिले के अंतर्गत आ रहा है, अभी सतना जिले के अंतर्गत ही लिखेंगे। जब मैहर नया जिला बनेगा तब आप उसको मैहर जिला के अंतर्गत ही लिखेंगे। ये तो हो गए 2 धार्मिक स्थल। इसके बाद चचई जलप्रपात, जलप्रपात इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है। चचई जलप्रपात, वाटरफॉल, तो ये किसमें कहाँ है आपका चचई जलप्रपात, रीवा में है। अब जहाँ जहाँ हम रीवा लिखा रहे हैं, जब नया जिला बनेगा तो आप उसको ध्यान रखेंगे किस जिले के अंतर्गत इसको पढ़ना है। और कौन सी नदी पर है चचई जलप्रपात, किस नदी में है, तो बीहड़ नदी के पर बना हुआ है, बीहड़ नदी। अभी हम जलप्रपात के भी टॉपिक आपको यहाँ कंप्लीट कराएंगे। यही यहाँ आपका केप्टी जलप्रपात है, केप्टी जलप्रपात है। ये किस नदी पर बना है, तो ये आपका महाना नदी है। नदी के टॉपिक में हम सब स्पष्ट करेंगे कौन नदी कहाँ से और किस तरीके से जलप्रपात बना रही है। केप्टी जलप्रपात के बाद है बहुटी जलप्रपात, बहुटी जलप्रपात। बहुटी जलप्रपात आपके सैलर नदी पर है, सैलर नदी पर है। इसके बाद एक जलप्रपात और लिख लें आप, पूर्वा जलप्रपात आपकी टॉन्स नदी पर है, पूर्वा जलप्रपात टॉन्स नदी। ठीक, ये आपके
कुछ पर्यटन स्थल हो गए कहाँ के, आपके रीवा पन्ना पे पठार के। अब हमें यहाँ विशेष में 1-2 पॉइंट लिखने के बाद हम इस टॉपिक को कंप्लीट बोल जाएंगे। तो लिखेंगे आप विशेष, तो विशेष में हम यहाँ चोटी लिखाएंगे, सद्भावना चोटी, इसी को गुडविल चोटी भी कहते हैं, और आपकी दमोह जिले के अंतर्गत पड़ती है। क्या लिखेंगे आप, विशेष। विशेष में क्या लिखेंगे यहाँ, इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी, इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी, और उसका नाम क्या है, उसके नाम 2 नाम है, गुडविल है और इसी को बोला जाता है सद्भावना चोटी। और कितने मीटर है, 752 मीटर है। कहाँ पड़ती है, तो दमोह जिले में, दमोह जिले में। ये हो गया आपका रीवा पन्ना का पठार। तो विशेष में यहाँ गुडविल चोटी को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और चाहो तो एक पॉइंट और लिख लो, मध्य प्रदेश का, या मध्य प्रदेश में जबेरा जो गुम्मद है, चाहो तो एक पॉइंट और लिख लो, मध्य प्रदेश का जो जबेरा गुम्मद है वो भी आपका दमोह जिले में है। एक चाहो तो एक पॉइंट और आप यहाँ लिख सकते हैं। इस प्रकार आपका रीवा पन्ना का पठार हमने कंप्लीट करने का प्रयास किया। आप इसको 1-2 बार वीडियो सुनेंगे, खुद अपने हाथ से मानचित्र बनाएंगे, जितनी चीज़ें आपको लिखाई इसको लिखने का प्रयास करेंगे। जब आप ये सातों पठार आप अच्छे से पढ़ जाएंगे तब आपको एमपी पढ़ना बहुत आसान लगेगा। आज की क्लास के लिए धन्यवाद।